बताता हूं थिंकिंग पैटर्न्स कैसे काम करती हैं। देखिए, आदमी सिर्फ पैसों के एतबार से गरीब या अमीर नहीं होता है, सोच के एतबार से भी गरीब और अमीर होता है ना। यहां देखिए, मैंने कुछ लोगों को कैटेगराइज किया है, पुअर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, रिच और वेल्दी। पुअर आदमी पुअर क्यों है? पुअर आदमी पुअर क्यों है? इस वजह से नहीं कि उसके अंदर टैलेंट कम है। पुअर आदमी पुअर इस वजह से है क्योंकि उसके पास सोच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिली सा एग्जाम्पल, आपने बेगर्स को देखा? बॉम्बे गए आप लोग और अहमदाबाद, अब तो सब सिटीज में आपको दिखेंगे सिग्नल्स के ऊपर। बेगर्स को देखा? भीख मांगने वालों को देखा? वो सिग्नल कितनी देर के लिए बंद होता है? 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, बहुत बड़ा सिग्नल हो तो 120 सेकेंड्स के लिए वो सिग्नल जो है बंद होता है। अब जैसे ही वो सिग्नल बंद होता है, वो बेगर जो वहां पर खड़ा होता है उसका खेल चालू होता है। सिग्नल बंद हुआ और इसका खेल चालू हुआ। अब अगर 90 सेकेंड का सिग्नल है तो 90 सेकेंड के अंदर उसको अपना टैलेंट पेश करना है। सबसे बड़ा टैलेंट क्या? वो पहले सिग्नल पर खड़े होकर ये देखेगा कि यहां पर जो गाड़ियां खड़ी है उसमें सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रेंज रोवर, जैगुआर, BMW, मर्सिडीज, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी की क्या कीमत है, लेकिन उसको मालूम होगा। वो सबसे पहले ये देखेगा कि सिग्नल पर सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है, वो उसके करीब जाएगा और वहां जाकर वो अपना टैलेंट पेश करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मजबूर वही है, ये वो बताएगा। मुझसे ज्यादा जरूरतमंद और मजबूर आदमी दुनिया में कोई नहीं है। वो 90 सेकेंड्स में ये सब कर रहा है, अपना टैलेंट वहां पर पेश करता है क्योंकि उसको मालूम है ये सबसे महंगी गाड़ी सिग्नल पे है। यहां से अगर ग्लास उतरा तो वो अपनी गाड़ी की हैसियत के मुताबिक पैसे देगा। फिर वहां से कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अब उसके बाद वाले लेवल की गाड़ी, फिर वो इनोवा के ऊपर, फिर वो अर्टिगा के ऊपर, ऐसी छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर, फिर वो रिक्शा के ऊपर, फिर वो बाइक के ऊपर, कैटेगरी में फोकस करेगा। और फिर वहां जाकर पहले जो था उससे फिर दूसरी मर्तबा का टैलेंट थोड़ा कम होगा, उसको मालूम है छोटी गाड़ी है, बहुत ज्यादा यहाँ टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। रिक्शा वालों के सामने तो बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जितना मिल गया वो वहां से ले लेता है। कहने का ये मतलब है कि 2, 3, 4, 5 सिग्नल में बहुत सारी मर्तबा होता है कि उसका काम खत्म हो जाता है। राइट और रॉन्ग? फिर वो पूरा दिन आराम से निकाल लेता है और बाद में कई मर्तबा ऐसा होता है कि भिखारियों को कई साल तक काम करने की जरूरत नहीं होती है, इतना वो पैसा बना लेते हैं। आपको पता होगा बॉम्बे वगैरह ऐसे बहुत सारे भिखारियों की स्टोरीज आपने देखी होगी, कहीं फ्लैट्स के मालिक है वो, लेकिन उनकी सोच छोटी होती है, उनको उसी में मजा होता है, आता है, उनकी सोच वो बड़ी नहीं कर पाते। वेरएस बाद में मिडिल क्लास वाला आदमी, उसको 1 महीने की उसकी थिंकिंग होती है, महीने के आखिर में तनख्वाह मिल गई, सैलरी मिल गई, काफी है। उसके बाद अपर क्लास वाला आदमी 1 साल की प्लानिंग करता है, उसके बाद रिच आदमी 3 साल की प्लानिंग करता है, उसके बाद वेल्दी आदमी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं वो 4-4, 5-5 साल में तो इंडस्ट्री बनती है और उसके बाद 4-5 साल वो सरवाइव करती है, उसके बाद वो प्रॉफिट देना शुरू करती है। तो 10-10 साल की प्लानिंग करके वो लोग काम करते हैं। हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारी थिंकिंग पैटर्न कैसी है। हम छोटे आदमियों की तरह, पुअर लोगों की तरह सोचते या रिच लोगों की तरह सोचते? हम ये सोचते कि हमारा कैरियर बनाने में 1-2 साल हम यहाँ काम कर ले, 1-2 साल वो वहां काम कर ले, तो हमारा ऐसा नहीं होता है। आपको एक जगह एस्टेब्लिश होकर काम करना पड़ता है जब आपका कैरियर बनता है। आपको 5 साल 10 साल की लॉन्ग थिंकिंग के साथ अपना कैरियर बनाने की फिक्र करनी चाहिए कि भाई मैं एक जगह पर एस्टैब्लिश होकर यहां पर अपना कैरियर बनाऊंगा ताकि मैं जो है रिच और वेल्दी आदमी की तरह सोचने वाला हो जाऊं। तो ये थिंकिंग पैटर्न है। और एक चीज आपने ये इससे पहले भी देखा होगा, मैस्लोज हायरार्की, आपने देखा कि आपको लॉट में से हॉट में जाना पड़ेगा। लोअर ऑर्डर थिंकिंग से आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर आपको काम करना है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आपने देखा रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग होता है, और हॉट यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग में एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। इसको बहुत ज्यादा समझाया जा सकता है, लेकिन अभी शॉर्ट में इतना समझिए कि आपको लॉट से हॉट में जाना है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जाना है। नंबर 2, फोकस।
ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपको मुसलसल तरक्की की तरफ फोकस करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आप किस तरीके से फोकस करते हैं? आपको आगे बढ़ने के लिए इंप्रूवमेंट जो है हमेशा चाहिए, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखिए, ये क्रेन है, आप जानते हैं इसको ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब तरीके से पैदा किया है। ये मछलियों का शिकार करता है पॉन्ड में जाकर, नदियों में जाकर, और जब ये मछली का शिकार करता है तो इसका फोकस बड़ी मछली पर होता है, और बड़ी मछली का शिकार करने के लिए ये अपनी दोनों टांगों में से एक टांग उठा लेता है और एक टांग पर बहुत लंबे टाइम तक वो पानी में खड़ा रहता है, क्योंकि अगर दो टांग मछलियों को दिखती है तो उनको पता चलता है कि कोई है, लेकिन अगर एक टांग या एक ही लकड़ी की तरह कोई चीज दिखती है तो ये मछलियां इम्तियाज फर्क नहीं कर पाती है कि भाई क्या है, तो वो एक टांग पर खड़ा रहता है ताकि मछलियों को धोखा दे सके, और जब बड़ी मछली उसके पास आती है तब वो उसके ऊपर अटैक करता है। ये फोकस करता है बड़ी मछली की तरफ। तो आपका क्रेन की तरह फोकस होना चाहिए कि आपको कहां, किस गोल को अचीव करना है, आपका मिशन क्या है, आपका मोटो क्या है, आपका टारगेट क्या है, उसके लिए आपको फोकस बहुत अच्छा करना पड़ेगा। देखिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए आपको स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में शायद मैंने इससे पहले भी बात की थी कि 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या है, नीचे देखिए, अनकॉन्शियसली स्किल्ड, उसके बाद है कॉन्शियसली स्किल्ड, फिर है कॉन्शियसली अनस्किल्ड, फिर है कॉन्शियसली स्किल्ड, उसके बाद अनकॉन्शियसली स्किल्ड और अनकॉन्शियसली एक्सीलेंस। आपको नीचे वाले स्टेज से ऊपर वाले स्टेज की तरफ जाना पड़ेगा। इसको एग्जांपल के जरिए से समझिए। ये अनकॉन्शियसली अनस्किल्ड, इसका क्या मतलब है? अनकॉन्शियस है यानी बेशऊर है, और अनस्किल्ड यानी बेहुनर है। बेशऊर और बेहुनर यानी कॉन्शियस भी नहीं है और उसके पास स्किल भी नहीं है। इसका क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल, मेरा बेटा मोहम्मद, मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरे बाजू में वो बैठा हुआ है, 6-7 साल का है वो, और वो मुझे गाड़ी ड्राइव करते हुए देखता है और कहता है कि अब्बू कितनी आसानी के साथ गाड़ी ड्राइव करते, और वो सोचता है कि अगर मुझे भी स्टीयरिंग पर बिठा दिया जाए तो मैं भी गाड़ी आसानी से ड्राइव कर लूंगा, अब्बू इतने आसानी से चलाते तो मैं भी बहुत। ये अनकॉन्शियसली अनस्किल्ड है, यानी उसको गाड़ी चलाना आता भी नहीं है और उसको ये भी मालूम नहीं है कि गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है। अनकॉन्शियस भी, और आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसको ये भी नहीं मालूम है कि गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है और उसको गाड़ी चलाना आता भी नहीं है। अब क्या हुआ? अब एक इंसिडेंट पेश आया। क्या इंसिडेंट पेश आया? मैंने मोहम्मद को उठा के ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। उसको ऐसा लगता है कि भाई आसान है, तो मैंने उसको ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। मैंने कहा कि तुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी चलाना बहुत आसान है, चल ये ले चाबी, ड्राइविंग सीट पर बैठ और गाड़ी चला। ये इंसिडेंट पेश आया उसके साथ, हादसा पेश आया। अब वो कॉन्शियसली अनस्किल्ड हुआ। जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठा तो अब उसको एहसास हुआ कि भाई ये तो सीखना पड़ेगा, मुझे आता नहीं है, यानी शोर पैदा हुआ कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, लेकिन अभी भी वो अनस्किल्ड है, उसको गाड़ी चलाना आता नहीं है। अब उसके पास तीसरा पॉइंट ऑफ चॉइस है। अब उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है और उसको पता चल गया कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है और मुझे सीखना पड़ेगा, तो उसके पास पॉइंट ऑफ चॉइस है, वो सीखे या ना सीखे। अब उसने गाड़ी चलाना सीख ली, उसकी उम्र भी थोड़ी बड़ी हो गई, तो वो कॉन्शियसली स्किल्ड हो गया। कॉन्शियसली स्किल्ड का क्या मतलब है? कि गाड़ी चलाना तो उसको आ गई, लेकिन अभी वो नया ड्राइवर है, भीड़ वाली जगह में बहुत कॉन्शियसली उसको ड्राइव करना पड़ता है। अगर रिवर्स लेना हो तो बहुत कॉन्शियसली उसको, बहुत ध्यान से उसको गाड़ी चलानी पड़ती है, और वो बहुत दिनों तक गाड़ी चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है, फिर वो अनकॉन्शियसली स्किल्ड हो जाता है। यानी अब वो इतना माहिर हो गया है तो गाड़ी चलाते चलाते वो दूसरे भी काम करता है, कभी फोन पे भी नहीं करना चाहिए लेकिन बात कर लेता है, ऐसे सब काम कर लेता है, और उसको पता है कि अब गाड़ी चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का, तो वो अनकॉन्शियसली स्किल्ड हो गया। यहां तक लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो लास्ट स्टेज है, अनकॉन्शियसली एक्सीलेंस, क्या मतलब? अगर उसको रेसिंग ट्रैक पर गाड़ी चलानी है तो एक्सीलेंस के लेवल पर जाना पड़ेगा। नॉर्मल रोड पे गाड़ी तो कोई भी चलाता है, लेकिन अगर उसको रेसिंग ट्रैक पर गाड़ी चलानी है तो उसको एक्सीलेंस के लेवल पर जाना पड़ेगा। यही हाल आप अपने टीचिंग प्रोफेशन पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, है ना? आप अपने आप को देखिए कि आप अनकॉन्शियसली अनस्किल्ड है
यानी आपको ये भी मालूम नहीं है कि मुझे पढ़ाना सीखना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि वो पढ़ा रहा है तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आपके सामने होंगे जो देखते होंगे, अच्छा ये भी पढ़ाती है तो ये पढ़ाती है तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ। तो उसको ये भी मालूम नहीं है, वो अनस्किल्ड है, उसको पढ़ाना आता भी नहीं है, और ये भी नहीं मालूम है कि पढ़ाना एक सीखने की चीज है। समझ में आई? तो आप इसको अपने प्रोफेशन के साथ के हिसाब से डालिए कि आपको अगर अनकॉन्शियसली एक्सीलेंस तक जाना है, यानी वो माहिर टीचर आपको बनना है जिसकी सोसाइटी को जरूरत है और वो स्टूडेंट्स की लाइफ पर इंपैक्ट डालते हैं, तो आपको अनकॉन्शियसली एक्सीलेंस के लेवल तक जाना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत लगती है। ये नीचे के सब स्टेज से गुजर के आप वहां जाते हैं, डायरेक्ट यहां से ऊपर नहीं जा सकते हो। तो ये समझने की जरूरत है कि आपको अगर सुपरस्टार बनना है तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ आपको कवर करने पड़ेंगे। कीप ट्राइंग टू अचीव मास्टरी। आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा मास्टरी अचीव करने के लिए। और इसके लिए एक बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को पढ़िए, मास्टरी। जॉर्ज लियोनार्ड की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं उसकी एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मास्टरी के बारे में लोग गलतफहमी में, क्या गलतफहमी में, ये देखिए, आपने देखा बहुत सारी मर्तबा फिल्म्स और पिक्चर का एक गलत इंपैक्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है। क्या कि भाई एक हीरो है, उसको किसी से प्यार हो गया और उसको किसी से शादी करनी है, वो बहुत बड़े बाप की बेटी है और वो हीरो सोचता है मुझे भी उससे शादी करने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा, और वो पैसे कमाना शुरू कर देता है और बड़ा बन जाता है। ये पिक्चर में होता है सिर्फ, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। क्योंकि आदमी जब किसी चीज में ऊपर के लेवल पर जाने की कोशिश करता है और उसको अगर ऊपर पहुंचना है, मास्टरी अचीव करनी है, तो ये मास्टरी का कर्व है। इस बुक में ये बताया गया है कि मास्टरी का कर्व ऐसे होता है। आप समझ रहे हैं कैसे होता है? यानी आपने कोई काम शुरू किया, करना 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 करना, एक लंबे जमाने तक आपको उस काम में तरक्की नहीं मिलती है। फिर एक जमाना आता है आपको थोड़ी तरक्की मिलती है, आप वो तरक्की को एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन फिर कभी कभी उस तरक्की को एंजॉय करने में ये भूल जाते हैं, वो समझता है कि मेरा ये डेस्टिनेशन आ गया। हालांकि डेस्टिनेशन नहीं आया, वो एक टेम्पररी तरक्की थी। फिर होता है वो तरक्की के बाद फिर से तनज़्ज़ुली आती है, यानी फिर से आदमी नीचे जाता है। फिर एक प्लेटो आता है, बहुत टाइम तक फिर एक ही, इसको वीडियो गेम की तरह समझिए, एक स्टेज आपने पार किया, दूसरा स्टेज पार फौरन नहीं हो जाता है, उसको फिर बहुत देर तक खेलना पड़ता है। वो स्टेज आप बहुत देर तक खेलते हैं, उसके बाद आप फिर दूसरे स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर वो क्लियर करते हैं, फिर एक प्लेटो आता है, धड़ाधड़ ऊपर। आदमी हर स्टेज को फौरन क्लियर करके नहीं जाता है। तो मास्टरी भी ऐसी होती है, आपको प्लेटो, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर प्लेटो, इसको सरवाइव करते हुए आगे जाना पड़ता है, तब आपको मास्टरी अचीव होती है। इतनी आसानी से मास्टरी अचीव नहीं होती है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सुपरस्टार बनना है तो इस मास्टरी के कर्व पे भी फोकस करना पड़ेगा। मेरी बुक 63 के बारे में आपको पता ही होगा, उसमें ये 4 हॉर्सेस की स्टोरी है। इससे पहले भी मैंने आपको बताई होगी, ये 4 घोड़ों की कहानी। ये एक ज़ेन मास्टर है, वो ये कहते हैं कि भाई हॉर्सेस जो होते हैं, आदमी की तरक्की और मास्टरी कैसे मिलती है उसको वो हॉर्सेस के एग्जाम्पल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि 4 किस्म के हॉर्सेस होते हैं। कितने? पहला हॉर्स, वो कहते हैं कि वो होता है कि जब राइडर उस हॉर्स के ऊपर बैठता है तो वो हॉर्स जो है राइडर के इशारे से समझ जाता है कि मेरा राइडर मुझसे क्या चाह रहा है, राइट टर्न करवाना चाह रहा है, लेफ्ट टर्न करवाना चाह रहा है, या जंप करवाना चाह रहा है। पहला हॉर्स कौन होता है? जो सिर्फ इशारे से समझ जाता है। दूसरा हॉर्स, वो इशारे से नहीं समझता है, राइडर के हाथ में एक चाबुक होता है और वो चाबुक जब उस घोड़े को मारता है तब वो समझता है कि मेरा राइडर मुझसे क्या चाह रहा है। तीसरा हॉर्स, राइडर का चाबुक जब उसकी चमड़ी पे लगता है और उसकी चमड़ी दर्द महसूस करती है तब वो समझता है कि मेरा राइडर मुझसे क्या चाहता है। दोनों में फर्क है, दूसरे और तीसरे में। आपने कभी मार खाई? अभी तो मारने वारने का रिवाज नहीं है, किसी जमाने में जब मार पड़ती थी तो जब लकड़ी लगती थी, कभी कभी लकड़ी लगने के वक्त एहसास नहीं होता था कि लगा, क्लास के बाहर चले गए तब पता चलता है कि लगा जोर से। तो दूसरा हॉर्स जो है लकड़ी लगने के वक्त समझता है, और तीसरा हॉर्स जो है जब चमड़ी दर्द महसूस करती है तब समझता है कि मेरा राइडर मुझसे क्या चाहता है। चौथा हॉर्स सबसे खतरनाक, जब वो दर्द हड्डियों तक पेनिट्रेट होता है, यानी हड्डी जब दर्द महसूस करती है, चमड़ी नहीं, हड्डी जब दर्द महसूस करती है तब वो समझता है कि मेरा राइडर मुझसे। और फिर ये स्टोरी कहने के बाद वो ज़ेन मास्टर जो है एक क्वेश्चन रेज करते हैं, विच हॉर्स इज द बेस्ट हॉर्स।
विच हॉर्स इज द बेस्ट हॉर्स? 99% लोग कहते हैं कि फर्स्ट हॉर्स इज द बेस्ट हॉर्स, लेकिन उन्होंने ये लिखा है फोर्थ हॉर्स इज द बेस्ट हॉर्स। और उसका रीजन ये बताया है कि जिस हॉर्स ने किसी चीज को सीखने के लिए हड्डी तक तकलीफ और मशक्कत को बर्दाश्त किया है, वो कभी भी उस चीज को भूलेगा नहीं। और किसी को कोई चीज आसानी के साथ, सहूलत के साथ, बगैर तकलीफ के, बगैर मशक्कत के, बगैर परेशानी के मिल जाती है, तो वो चीज ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहती है। हम देखते हैं ना, जो पैसे हम कमा कर लेके जाते हैं, जो सैलरी हम कमा कर लेके जाते हैं, उसको खर्च करने में हम 10 बार सोचते हैं। और जो अब्बू की तरफ से पॉकेट मनी मिलता है या उनकी तरफ से जो पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो किसी और ने कमाए, चाहे अपने वालों ने कमाए, उसको खर्च करने में हम इतना सोचते नहीं है जितना अपनी कमाई को खर्च करने में। किसी ने परफ्यूम अगर गिफ्ट में दिया है तो 10 बार लगाएगा। कोई काम की ने इधर इधर बाजार में जाने का, पीर चलने में, तो भी लगा के जाएगा। और अपने पैसे से 5,000 10,000 खर्च करके उसने परफ्यूम खरीदा है, तो वो वेट करेगा बेस्ट ओकेशन के लिए कि मैं वहां पर वो परफ्यूम लगाकर। तो कहने का मतलब है, जो आसानी से चीज मिल जाती है उसकी आदमी, और जिसके ऊपर मेहनत करता है, तो आपको अगर जाना है आगे तक, सुपरस्टार बनना है, तो आपको मास्टरी अचीव करने के लिए बेस्ट हॉर्स बनना पड़ेगा। लास्ट, सिलेक्ट अ वर्दी रोल मॉडल। अगर आपको सुपरस्टार बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी फील्ड में कौन सुपरस्टार है जिसको मैं फॉलो कर सकूं, जिसको मैं आइडल बना सकूं, जिसको मैं अपना मेंटर बना सकूं, जिसको मैं अपना गाइड बना सकूं। मैं देखकर कह सकूं कि भाई ये सुपरस्टार है मेरी फील्ड का, मुझे इसको फॉलो करना है। लेकिन अफसोस की बात है हमारे प्रोफेशन में कि हमको यही पता नहीं होता है कि हमारी फील्ड में सुपरस्टार कौन है। अभी मैं पूछूंगा कि बॉलीवुड में किसको लक्स सिनी अवार्ड मिला, किसको ये अवार्ड मिला, वो तो आपको पता होगा कि भाई बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, बेस्ट कोरियोग्राफर कौन है, बेस्ट हेयर ड्रेसर कौन है, ये सब चीजें भी पता होगी लोगों को। लेकिन हमारी फील्ड में बेस्ट टीचर कौन है जिसको मैं फॉलो करूं, ये किसी को पता नहीं होता है पता? 2023 में हमारे यहाँ इंडिया के लेवल पर नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं टीचर्स को। किसी को पता है कि इस साल 2023 में प्रेसिडेंट वो अवार्ड को देता है खुद अपने हाथों से, कितने टीचर्स को ये अवार्ड मिला? ये हमारे प्रोफेशन की रियलिटी है। हमको किसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो आपको उस प्रोफेशन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पता होने चाहिए ताकि आप उसको फॉलो कर सको। लेकिन हमारे प्रोफेशन में मैं 100 में से 90 टीचर्स के बारे में ये कह सकता हूं कि उनको ये पता नहीं होगा कि भाई हमारे रोल मॉडल्स कौन है, कौन अच्छे टीचर्स थे जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको पता नहीं है चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप मालूम करके रखना। ये 2023 की लिस्ट है। 5 सितंबर को ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल हमारे प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये अवार्ड दिया। आप देखिए ये 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल में इस साल 50 लोगों को इंडिया में से अवार्ड मिला। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल, हमारी कैटेगरी है। 50 लोगों को अवार्ड मिला। वो लिस्ट भी आप जाकर देख सकते हैं गूगल पर, पूरे नामों के साथ, कौन से इलाके के हैं वो आप देखिए और उनको फॉलो करिए क्यों इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। और देखिए पूरा एक सिस्टम होता है, 3 मरतबा उनके 3 स्टेजेस के अंदर इवेल्युएशन होते हैं और फिर वो उनको डिसाइड किया जाता है कि किसको अवार्ड मिला। और 1958 से ये सिस्टम चल रही है और अलग अलग लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। तो खैर हम अपने आप को इस कैटेगरी में ले जाने की कोशिश करें। अगर आपको सुपरस्टार बनना है तो तब आपको कम से कम ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे भी कभी ना कभी ये नेशनल अवार्ड मिलेगा। और ये सब चीजें
ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है, मेहनत करने के बाद होती है। मास्टरी का कर्व भी मैंने आपको बताया, ग्रोथ कैसे मिलता है मैंने आपको बताया। तो आपको रोल मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके पास वर्क एथिक्स कैसे, वो कैसे काम करते हैं, इसको स्टडी करना पड़ेगा और अपने आप को फिर उस सांचे में ढालना पड़ेगा अगर आपको सुपरस्टार बनना है। तो खैर ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके सामने बताई और हमारा टॉपिक था, क्या था टॉपिक? मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। कि आपको अपने आप को तैयार करना है, पर्सनल एतबार से भी, प्रोफेशनल एतबार से भी, आपकी फील्ड में भी, आपके घर पर भी, और आपको सुपरस्टार बनने की कोशिश करनी है। उम्मीद है आप लोग इन चीजों को सोचेंगे, समझेंगे, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।